औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज सीएसएस 2025 का रिजल्ट आया, जिसमें टोटल एफपीएससी के स्टैट्स के मुताबिक 12,792 12,792 कैंडिडेट्स अपीयर हुए और सिर्फ 170 फाइनल एलोकेशन सिक्योर कर सके। मतलब कि 1.32% रिजल्ट रहा एलोकेटेड स्टूडेंट्स का, एलोकेटेड एस्पिरेंट्स का। उसमें से एक नाम मूसा शाकिर, जिन्होंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएसपी में सीएसएस क्वालिफाई करके पीएसपी में एलोकेशन हासिल की। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो एक मिथ बना हुआ है कि आपको सीएसएस या पीएमएस करने के लिए कोई बहुत हाई फाई बैकग्राउंड चाहिए, कोई बहुत आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो ये मिथ्स आज आपके जो हैं वो मूसा की ज़ुबानी भी ब्रेक होंगे और आपके लिए एक मोटिवेशन होगी कि कैसे एक हम्बल बैकग्राउंड से भी इंसान पहली टर्म में ही टॉप ग्रुप्स में एलोकेशन हासिल कर लेता है। मैं इनवाइट करता हूँ मूसा को कि वो आके अपनी जर्नी शेयर करें और आप सब लोगों को उससे मुस्तफ़ीद करें। जी मूसा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वेलकम। सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? ठीक आ रही है, थोड़ी सी स्लो है। अच्छा सर, स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है, सब फिट है। अब आवाज़ ठीक है सर? हाँ, बेटर है। अच्छा सर, सबसे पहले तो आ, तमाम पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम और का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और अपनी जर्नी जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने का मौका मिला। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही बड़े रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए, एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के लिए मुझे चुना। तो अचीवमेंट से ज़्यादा मैं इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँ तो आई बिलोंग टू पिशावर। मैं पिशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और इसके अलावा जो है, सर मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही यहाँ पे। सब हेलो, क्लियर है, क्लियर नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है। यूर एक मिनट, क्लियर। मुझे अपनी स्क्रीन ओके नज़र नहीं आ ओके रही। ओके। तो एक सेकंड। हेलो, जी जी। एक जी मूसा। ओके सर। तो सर, आई बिलोंग टू पिशावर। मैं पिशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ और स्टार्ट मेरे जो एजुकेशन है, एजुकेशन बैकग्राउंड, तो मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से ही अपनी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की। तकरीबन फिफ्थ क्लास तक जो है मैंने उर्दू मीडियम में पढ़ा। तो वहाँ से जो है, चूंकि स्कूल में मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर थी, तो आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट, या आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली कि जो मुझे उर्दू मीडियम से उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है मुझे एडमिशन दिलाई। तो आई स्टिल रिमेंबर माई ब्रदर, उसने एक स्टेप लिया कि मूसा जो है, ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, तो व्हाई नॉट गिव हिम बेटर अपॉर्चुनिटी और उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है उसको तालीम दी जाए। तो वहाँ से शिफ्ट हुआ मैं इंग्लिश मीडियम में। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जो है वो भी एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल था, जो म्यूनिसिपल के नाम से जाना जाता है, म्यूनिसिपल पब्लिक स्कूल। तो वहाँ से फिर मैट्रिक किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में मैंने फिर स्कूल टॉप किया। तो वहाँ से एक बेस बना मेरी जर्नी का।
और मैट्रिक के बाद जो है द प्रेस्टिजियस इस्लामिया कॉलेज पेशावर, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला प्री इंजीनियरिंग में। तो प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आई ऑप्टेड फॉर बैचलर्स इन फिजिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, और वहाँ पर भी थ्रू आउट माई बैचलर्स आई सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन माई बैचलर स्टडीज़। तो सीएसएस का इरादा वो बैचलर्स के बाद नहीं बना, बल्कि इंटरमीडिएट के बाद ही मेरा जो है सीएसएस की तरफ थोड़ा सा रुझान जो है वो बढ़ा था। आई स्टिल रिमेम्बर के 2018 में आई थिंक रिजल्ट आया था सीएसएस का। तो वहाँ से जो है मैं इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में था उस वक्त। तो वहाँ से मुझे पहली इंट्रोडक्शन हुई उसके साथ, सीएसएस के साथ, कि ये भी कोई चीज़ है जो अफसर लोग जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। एक पूरा कैडर जो है वो वहाँ से जो है मुझे आइडिया हुआ कि सीएसएस भी जो है यहाँ पर भी जो है आप परस्यू कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर्स को। तो इंटरमीडिएट के बाद जो है थ्रू आउट माई माई यूनिवर्सिटी जर्नी जो है, तो अपने जो करिकुलम के बुक्स हैं उनके साथ साथ जो है मैं सीएसएस के रिलेटेड भी जो है मैं चीज़ें सीखता गया। और सबसे पहले जो मैंने काम किया वो मैंने इंग्लिश से ही स्टार्ट किया। जो ही इंटरमीडिएट जो है उसका रिजल्ट आ गया, तो इंटरमीडिएट के बाद और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले आपके पास एक 6 महीने का गैप होता है या 4 महीनों का गैप होता है। तो अक्सर लोग जो है ना वो उसको वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उन 4 महीनों में आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने रेनर मार्टिन की बुक जो है वो विद ऑल द एक्सरसाइजेस मैंने उसको कंप्लीट की थी उसी 4 महीनों में। तो वहां से मुझे इंग्लिश का जो है वो उसकी बेस बनी, और वो दिन है और आज दिन है कि मुझे इंग्लिश में कोई मसला नहीं आया। एंड वंस इंग्लिश की जो बेस आपकी क्लियर हो जाए, तो फिर आपको और रीडिंग्स जो है वो भी आसान हो जाती है। तो उसके बाद मैंने फिर फिलोसफी पढ़ी, पोइट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो उसको परसू किया। फिर डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लिटरेचर जो है उसको मैंने पढ़ा, उसको समझा, और अल्टीमेटली उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाया। तो जो ही बैचलर से मैं फारिग हुआ, तो आई हैड अ वेरी क्लियर माइंड कि मैंने सीएसएस की तरफ जाना है। तो मैंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में जी जो है अपने लिए एक गोल बनाया कि अगर थर्ड अटेम्प्ट में हो सकता है या सेकेंड अटेम्प्ट में हो सकता है, तो व्हाई नॉट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने पूरी जोर लगाई, पूरी जान लगाई कि इस माइलस्टोन को पहले ही अटेम्प्ट में जो है वो अचीव किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने जो है वो मुझे नवाजा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप थोड़ा सा ये बताएं, स्टूडेंट्स को, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुंतज़िर हैं कि आपको जी जी सर। डिफ़िकल्टीज़ क्या आई इस जर्नी में? सर जो डिफ़िकल्टीज है सबसे पहले, तो वो तो ये है कि इंसान को आइडिया नहीं होता कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ये एग्ज़ाम जो है ये मुझसे डिमांड क्या करती है। अक्सर एक मिथ बनी होती है कि ये तो बड़े अफसर लोग जो हैं उनके बच्चे होते हैं, और वो जो है उनको, या जो बड़े ही हाई फाई बैकग्राउंड से आते हैं जिन जो अच्छे एजुकेशन है उन्होंने हासिल की हो, या अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, तो वो ही उनको परस्यू कर सकते हैं। तो ये इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं भी इसमें compete कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप एक्सेप्ट करें कि यार दिस इज ऑल्सो फॉर मी, कि मैं इसमें compete कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये रियलाइज करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात है, ऐसे एक बहुत ही अजीब सी चीज बनी हुई है हमारे लिए कि इसे को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल समझा जाता है। और तो ऐसे में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके होते हुए, आपकी गाइडेंस में, हमें उन मुश्किलात से जो है दो चार ज़्यादा नहीं होना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट, चूंकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा साइंस से था, तो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स इसमें थोड़ा सा हमें बहुत बहुत डिफिकल्टी हुई थी, क्योंकि आइडिया नहीं था बेसिक चीज़ों के बारे में। क्योंकि सारा मतलब पूरी जर्नी हमने जो है ना वो साइंस में गुजारी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना फिर मुश्किल हो गया। लेकिन स्टिल आप सीखते हो, आप लर्न करते हो, इन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आसान होती जाती है। वो कौन सी, कोई एक ऐसी चीज़ या कोई दो चीज़ें या तीन चीज़ें आपकी जर्नी में रहीं कि जब आप डीमोटिवेटेड फील करते थे तो आपको वो मोटिवेट करती थी? एक वाई फैक्टर होता है ना, वाई फैक्टर, व्हाट वाज जी जी या व्हाट सर। वर द वाई फैक्टर्स? आई थिंक एक ही होता है या दो भी हो सकते हैं।
यू कैन जी शेयर जी दैट। सर, जो वाई फैक्टर है, वो जाहिर सी बात है। सबसे पहले आई थिंक मेरे लिए तो मेरी फैमिली थी। जब भी डीमोटिवेशन हो, या आप जब आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आई थिंक वहाँ पे जो है ना, फैमिली जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है और काफ़ी डिसाइसिव रोल प्ले करती है। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि हम पेशावर में रहते हैं, तो आजकल के हालात भी आपको पता है। तो आई थिंक जो लास्ट 2025 का हमारे जो लास्ट पेपर थे, तो उस दिन बारिश बहुत हुई थी। तो वी ऑल नो कि जब बारिश होती है तो लाइट चली जाती है। पिशावर में तो यही होता है कि जब बारिश हो जाती है तो लाइट्स जो है वो चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि आखिरी दिन पे जो है वो लाइट चली गई। तो मैं सो गया। मैंने कहा कि जब मैं उठूंगा तो लाइट जो है वो आ चुकी होगी, फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज करके जो है सुबह पेपर दे दूंगा। तो तकरीबन 9 बजे मैं सो गया, और तकरीबन दो 2-2:30 बजे मैं उठ गया रिवीजन के लिए। तो जब मैं उठा तो लाइट तब भी नहीं आई थी। तो आई वॉज सो डीमोटिवेटेड। मैंने कहा कि यार लाइट भी नहीं है, अब रिवीजन कैसे करूंगा, कल 2 पेपर देने हैं और आखिरी पेपर थे ये 2। तो वहां पे जो है फैमिली जो है वो उन्होंने जो है मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे साथ थे। तो एक टॉर्च लाइट जो है वो मेरे अब्बू ने पकड़ी थी, और एक टॉर्च लाइट जो है वो मेरी अम्मी ने पकड़ी थी। और सुबह 6 बजे तक जो है वो टॉर्च लाइट चलती रही चलती रही। और उन्हीं टॉर्च लाइट्स में मैंने रिवीजन करके सुबह पेपर दे दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आज आपके सामने है। सो दिस वाज अ मोमेंट के जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार फैमिली जितना पार्ट प्ले करती है, नो वन प्लेस दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फैमिली मैटर्स अ लॉट। और ये बिल्कुल सर, उनकी बिल्कुल दुआएं होती हैं पेरेंट्स की जो आपको ले जाती हैं, और ऑब्वियसली फिजिकल बिल्कुल। जो उनके एफर्ट्स हैं वो तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, दुआएं भी काउंट नहीं कर जी जी, सकते। बिल्कुल 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 सर। रिटर्न की स्ट्रेटजी शेयर करें बच्चों के साथ, फिर हम इंटरव्यू पे आते हैं। सर, जो आई थिंक मेरी जो जर्नी है, तो तकरीबन जब मैं फारिग हुआ बैचलर से, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन तकरीबन अप्रैल अप्रैल में मैंने स्टार्ट की, अप्रैल 2024। तो उसके बाद जो है स्टार्ट मैंने जो है ऑप्शनल से नहीं लिया, बल्कि स्टार्ट मैंने कंपलसरी से लिया। और कंपलसरी में जो प्रेसी मैंने सबसे पहले कवर की, क्योंकि वो बेसिक्स थी और बेसिक्स मुझे आती भी थी। क्योंकि ग्रामर पे मैंने काफ़ी काम किया हुआ था पहले से। तो मैंने वहाँ प्रेसी से स्टार्ट किया खुद। और फिर ऐसे के लिए जो है वो आपसे रब्ता हुआ, आपसे कांटेक्ट हुआ इंस्टाग्राम के जरिए और दोस्तों के जरिए। तो आपका जो सेशन था, तो वो क्योंकि पूरा साल चलता था, तो ऐसे जो है वो आपके साथ चलता रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब का बहुत सहारा लिया। और यूट्यूब और इंटरनेट, इन चीज़ों ने बहुत हेल्प की मेरी। और इस्लामियात के लिए जो है, इस्लामियात के लिए भी जो यूट्यूब जो है काफ़ी हेल्प की उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी ये कोशिश होती थी कि अ, नवंबर तक जो है मैं अपनी जो सिलेबस है उसको कवर कर लूँ। तो नवंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेबस जो है वो कवर हो गया। और प्रैक्टिस के लिए, चूंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो प्रैक्टिस के लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिला, रिटन प्रैक्टिस के लिए, कि मैं अपनी राइटिंग जो है वो पॉलिश कर सकूं, या जो है उसको मज़ीद बेहतर बना सकूं, अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस कर सकूं। तो वो पार्ट थोड़ा सा मिसिंग था। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा यही होता है कि जब आपके पास प्रिपेयर करने के लिए तो टाइम होता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं होता। बट स्टिल मैंने कहा कि यार रिटन प्रैक्टिस इतनी हो कि आप पेपर कर सको। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 महीने जो है वो रिटन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी थी। और नॉलेज पे ज़्यादा प्ले किया मैंने। और टैक्टिक्स और प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें थोड़ी सी लैग कर रही थी। लेकिन नॉलेज बेस जो है वो कंप्लीट था, तो लिहाजा पेपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए। माशाल्लाह। अब हम आते हैं जरा पेपर्स के दिनों पे। पेपर्स के जी जो सर। डेज होते हैं वो आपको पता है कि बहुत हेक्टिक होते हैं, तो बहुत उनको सर, कैसे बहुत सर। आपने मैनेज किया? एक दिन में दो दो पेपर्स में 2025 जी वाला जी दो दो पेपर्स थे मेरे जी ख्याल में, है ना? जी जी, उसके बाद 2025 जो कंपलसरी है, से एक एक हुए। उसके बाद कंपलसरी एक और वो। सर, सबसे पहले जो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं ये चाहता था कि मेरी जो स्टडी हो वो टारगेटेड हो। मतलब सिलेबस जो है वो तो आप कभी भी कवर नहीं कर सकते। तो
जो पेपर्स के दिन होते हैं थे, तो मैं ये चाहता था कि पेपर्स के दिन में कम से कम वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स उसको रिवाइज करूं जिसके पेपर्स में आने में काफ़ी चांसेस हैं। तो वो पहले मैंने उसको जो है कैटेगराइज किया हुआ था कि इसके आने के चांसेस हैं या इसके आने के चांसेस हैं, या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने जो है अपने लिए मार्क किया था। तो प्रेशर जो है वो आप तभी हैंडल कर सकोगे जब आपके पास चीज़ें कम होती हैं। तो मेरे पास जो है वो 10-12 पेजेस होती थी ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स के दिनों में। तो उन 10-12 चीज़ों को जब मैं रिवाइज करता था तो ऑटोमेटिकली मुझे ये रियलाइज़ होता था कि यार मुझे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ वाई प्रेशर पेपर्स में प्रेशर को टैकल करना जो है वो काफ़ी ईजी था। ईजी तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी बेहतर था दूसरों के मुकाबले में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और स्ट्रेटेजी वो हमने ये अपनाई थी कि एग्जाम से पहले हमने एग्जाम हॉल को विजिट किया था और वहाँ की पिक्चर्स ली थी, और वहाँ की हमने एक वीडियो भी बनाई थी, ताकि जो एग्जाम फोबिया है उसको टिकल किया जा सके। तो एग्जाम से तकरीबन एक हफ्ता पहले जब रोल नंबर स्लिप्स हमारी अपलोड हुई थी, तो हमने ये काम किया था। तो रोजाना जो है, रोजाना 2-3 मरतबा हम उन पिक्चर्स को और उन वीडियोस को देखते थे, ताकि हमारी जो है वो एग्जाम फोबिया और जो हाल फोबिया है वो खत्म हो जाए। तो जब एग्जाम के दिन हम चले गए, तो वो जो है वो खौफ और वो हिरास, वो चीज़ें हमें जो है वो काफ़ी हद तक महसूस नहीं हुई। तो यही वजह है कि इस पेपर्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुए। इंटरव्यू की तरफ आते हैं अब। रिटर्न हो गया, जी पास हो गए, जी जी एक्साइटमेंट हुई, प्रेशर भी था जी कि जी अब अगला जो फेज है वो भी काफी क्रूशल है। जी प्रेशर जी कैसे सर। हैंडल? सर जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो उस टाइम तो काफ़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न क्लियर हो गया। लेकिन फिर वहाँ पे जो है हमारे पास जो है एक बात आ गई कि यार अनएलोकेट भी लोग रहते हैं और एलोकेटेड भी हो जाते हैं। तो वहाँ से प्रेशर जो है वो मतलब बढ़ जाता है इंसान पे कि यार अब इतना आ गए हैं तो अब इस चीज़ को जो है ना अचीव ही करना है। तो वो जो है ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो आप पर क्रिएट हो जाता है कि अब मैंने इस डिलीवर ही करना है। तो उसके लिए फिर इंटरव्यू के लिए तो मैंने सबसे पहले जो है जितने भी जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं 2023 वाले या 22 वाले, उन सब के मैंने जो है उनकी इंटरव्यूज देखी कि किस तरह वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चीज़ें हैं, जो इन्स एंड आउट्स क्या है इंटरव्यू में। तो उन सारी चीज़ों को नोट किया, एक लिस्ट बनाई अपने लिए। फिर उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस किया कि अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज़ें करता हूँ मैं, क्या नहीं करता, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो उन चीज़ों को नोट डाउन किया। और इसके अलावा यूपीएससी के बहुत से इंटरव्यूज मैंने देखे, वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखी कि आंसर को किस तरह आंसर करना है, क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता उसको किस तरह हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन पे जो है ना आप काम करते हैं एंड अल्टीमेटली फिर जब आप इंटरव्यू के सामने बैठते हैं, तो तभी आपको रियलाइज होता है कि जो आप 2 महीनों में सीखते हैं तो इंटरव्यू वो नहीं है, बल्कि जो पूरी जर्नी या पूरी जिंदगी में आपकी जो शख्सियत बनी होती है वही निकल कर सामने आ जाती है इंटरव्यू में। तो आई थिंक दिस इज रियलिटी कि आप चाहे जितना भी अपने आप को फेक कर ले, आप कर ही नहीं सकते। थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द लाइफ आपने जो कुछ सीखा है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिन चीज़ों पे आपने काम किया है, वही चीज़ें इंटरव्यू में सामने आ जाती हैं। एग्जैक्टली यही अक्सर आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ कि ये जर्नी है जिसमें आपने अपने आप को ग्रूम करना है, पर्सनालिटी बिल्डिंग करनी है, और वही बिल्कुल चीज़ सर, आगे बिल्कुल। जाके आप जो है वो काम आती है। बिल्कुल सर। अगेन माशाल्लाह, मैनी कॉन्ग्रेट्स। अब हम थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चंस लेते हैं। बच्चे जो हैं वो काफ़ी बेताब भी हो रहे हैं कि हम क्वेश्चंस करें, नीचे आ भी रहे थे, तो क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। जी ओके। गाइस, क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? अच्छा जी, वो कह रहे हैं डिड यू ऑप्ट फॉर एनी एकेडमी और डिड यू डू सेल्फ स्टडी? सर अगर मैं बता क्या क्वेश्चन क्या था सर? एकेडमी गए, सेल्फ स्टडी की, क्या किया?
अच्छा, स्टार्ट जो है मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। और उसके बाद जो है एकेडमी मैंने ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ऑनलाइन एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी नियर पेयर की। तो नियर पेयर पे जो है सर अबरार के लेक्चर जो है मुझे काफ़ी पसंद थे। तो सर अबरार के लेक्चर्स मैंने जो है वो उससे फ़ायदा लिया था, नियर पेयर से मैंने फ़ायदा लिया था। बाकी पेशावर में तो ना कोई एकेडमी है, और लाहौर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाकी सब्जेक्ट्स का भी बता दें इस पे, कौन सा कोई मेंटोर है कि। अच्छा, मेंटोर तो अगर इंग्लिश सर ऐसे तो आपसे मैंने सीखा है। और प्रेसी मैंने खुद जो है उस पर खुद काम किया है। इस्लामियात जो है, चूंकि इस्लामियात का मैं बहुत ही रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और स्टार्ट मैंने जो है वो हाफिजुल कुरान से ही किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका इस्लामियात का काफ़ी आइडिया मुझे था। तो इस्लामियात मेरी सेल्फ स्टडी थी। और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने नियर पेयर से जो है इस्तेफादा किया है। और पश्तो वो मेरी अपनी मादरी ज़ुबान है, तो उसको भी मैंने खुद ही प्रिपेयर किया थी। और बाकी करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स वहाँ से काफ़ी फ़ायदा जो है हासिल हुआ। इसके अलावा आपके दो तीन टॉपिक्स थे, वो भी करंट अफेयर पाक अफेयर में बहुत काम आए थे। तो सीएसएस में एक बात मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स अक्सर गलती ये करते हैं कि वो, अगर फॉर एग्जांपल करंट अफेयर का पेपर है तो वो सिर्फ करंट अफेयर का कंटेंट ही उसमें डालेंगे। अगर कोई चीज़ उसके करंट अफेयर के नोट्स में नहीं है, तो वो चाहे पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने वो चीज़ पढ़ी हो तो वो करंट अफेयर में वो चीज़ पुट नहीं करते। मेरी ये स्ट्रेटेजी होती थी कि जो भी पेपर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर करंट अफेयर का पेपर हो तो मैंने 12 सब्जेक्ट्स में जो कुछ सीखा है मैं उसमें पुट करूंगा। अगर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो पॉलिटिकल साइंस में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उसको उन 12 सब्जेक्ट्स में जो मेरी नॉलेज है मैं उसी में उस क्वेश्चन को है जो है वो एड्रेस करूंगा। तो आप चीज़ों को, एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में जो है आप यूज कर सकते हैं, और इसी तरह आप जो है ना पेपर कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप एक सब्जेक्ट का नोट्स और एक सब्जेक्ट का नॉलेज उसी एक पेपर में डालेंगे तो आपका पेपर कभी भी नहीं होगा। तो आपने इम्प्रोवाइज करना होता है, डिफरेंट जगहों से नॉलेज गेदर करके आपने उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होता है और प्रेजेंट करना होता है। तो ये मैं नहीं कह सकता कि करंट अफेयर में आपने करंट अफेयर ही सिर्फ जो है क्वेश्चन करना है, और इस्लामियात में आपने इस्लामियात से ही। आजकल के जो क्वेश्चन है इस्लामियात के, तो वो तो सारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस से रिलेटेड हैं। तो आप उसमें ज़रूर डालेंगे करंट अफेयर्स के जो है पॉइंट्स, और पाक अफेयर के पॉइंट्स, और इसके अलावा जो मॉडर्न चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें आप उसमें डालेंगे। ओके सर। और भी नेक्स्ट पूछना क्वेश्चन। चाहेंगे? आपने सिर्फ नोट्स एंड लेक्चर से प्रिपरेशन की थी या बुक से भी? नहीं सर, बुक्स मैंने तो बुक्स इतनी ज़्यादा कंसल्ट नहीं की सीएसएस में। और बुक्स कंसल्ट करना मेरे ख्याल में ये भी एक गलत अप्रोच है। क्योंकि आपने बुक्स को नहीं, आपने टॉपिक्स को कवर करना है, कि जो टॉपिक्स सिलेबस में है आपने उस टॉपिक्स को डिफरेंट जगहों से प्रिपेयर करना है। एक बुक की अक्सर लोग एग्जांपल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो 5,000 पेजेस की बुक है, अगर आप उसको पढ़ने लग जाए तो मेरे ख्याल में 10 साल आपको गुजर जाएंगे, लेकिन वो बुक आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप उससे वो टॉपिक्स जो है प्रिपेयर करें जो पेपर में आने के उनके चांसेस हैं, या जो कि सिलेबस में वो इंक्लूडेड है। तो इस तरह जब आप सिलेबस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आपको बुक्स कंसल्ट करना भी आसान हो जाएगा, आपको लेक्चर्स कंसल्ट करना भी आसान हो जाएगा, यूट्यूब भी जो है ना, या इंटरनेट कंसल्ट करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जरा आप साथ बुक्स को। जी जी जरा साथ कर देता हूँ इनके लिए कि जो बुक्स, इवन जो जी रिकमेंडेड बुक्स भी होती हैं, उसमें से जी भी वो सारी सारी किताब थोड़ी पढ़नी है, वो आप पढ़ ही नहीं सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उसमें से कोई दो चार आर्ग्यूमेंट्स आपके काम के होते हैं। एक बिल्कुल एक सर, बुक में बिल्कुल। से कोई कोई एक चैप्टर अच्छा होगा, तो कहीं से कोई एक जी आर्ग्यूमेंट जी अच्छा होगा। इस तरह से हम बुक सेशन में करते होते थे कि आपको जो मैंने चीज़ बता देनी है क्रक्स, वो आपके काम आ जाता है। सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में ये पूछ रहे हैं तो मेरी पॉलिटिकल साइंस थी, जेंडर स्टडीज थी, और इसके अलावा पश्तो थी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड यूएस हिस्ट्री थी। ये छह मेरे सब्जेक्ट्स। नोट्स मेकिंग पे पूछ रहे हैं बच्चे, नोट्स मेकिंग। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, नोट्स मेकिंग जो है
फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब से लेक्चर देख रहा हूँ तो मैं यूट्यूब से शॉर्ट स्क्रीन शॉट्स ले लूंगा और उसकी एक पीडीएफ बना लूंगा अपने लिए, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। अगर मैं इंटरनेट से प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं इंटरनेट से जो है वो स्क्रीन शॉट्स निकाल के अपने लिए एक सॉफ्ट फॉर्म में प्रिपेयर कर लूंगा अपने लिए पीडीएफ। और अगर मैंने कोई चीज़ बुक से पढ़नी है या किसी किसी के नोट से पढ़नी है या कोई मार्केट की बुक से वहां से पढ़नी है या रिकमेंडेड बुक से पढ़नी है, तो मैं अपने लिए बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उसमें अपने लिए नोट्स बना लेता था। इस तरह लॉन्ग शॉर्ट्स और शॉर्ट नोट्स, इसका मेरे पास टाइम नहीं था कि लॉन्ग शॉर्ट्स अलग बनाए और शॉर्ट नोट्स अलग बनाए। आप एक ही नोट्स बनाए और जिसमें जो है आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं एक क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर सकूंगा। एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो है बहुत ही ज्यादा नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो पेपर है उसमें आपको तीन चार हेडिंग्स ही चाहिए। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको तीन चार हेडिंग्स काफी है, आप आसानी से 6 पेजेस जो है उस पर लिख सकते हैं। लेकिन जब तक आपको वो एग्जाम एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमारा ये मतलब ये खाम ख्याली होती है कि बस नॉलेज को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। लेकिन जब पेपर में बैठ जाते हैं तो वहाँ आइडिया हो जाता है कि यार बहुत ही कम चीज़ें लिखनी होती है, बहुत ही कम चीज़ें जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड होती है, बाकी चीज़ें जो है वो इररिलेवेंट है और ना ही उसकी ज़रूरत है। तो आई बिलीव कि आप टॉपिक को जो है तमाम डायमेंशन से प्रिपेयर करें, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, ताकि आप उसको रिमेंबर भी कर सकें, उसको रिवाइज भी कर सकें और उसको अल्टीमेटली पेपर में लिख भी सकें। अगर आपके पास एक क्वेश्चन के फॉर एग्जाम्पल 12 पेजेस नोट्स हैं एक टॉपिक के, तो 12 पेजेस नोट्स अगर आपको याद भी हो जाए, आप रिवाइज भी कर लें और वो क्वेश्चन पेपर में आ भी जाए, आप फिर भी नहीं ले सकते। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बजाय इसके आप एक एक टॉपिक पे 6 हेडिंग्स या 7 हेडिंग्स ये काफ़ी होती हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप क्वेश्चन रेलिवेंस। वाइज जब आपकी अप्रोच होगी तो फिर चीज़ें आसान होगी, फिर ओवर बर्डन ऑफ नॉलेज नहीं होगा और आप अच्छे से पेपर में डिलीवर कर पाएंगे। रेलिवेंस एंड प्रिसीजन इज द की। बिल्कुल सर। अच्छा जी, वो आपने जिक्र किया था कि वो आप 12 से 13 पेजेस एक बना लेते थे, तो उसके क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो कैसे आप मॉन्स्टर्स सिलेबस को किस तरह से आपने वो एक दरिया को कूजे में पिरोया होता था। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं प्रेसी का अगर आपको बताऊं, प्रेसी का, तो प्रेसी में मैंने 2000 से लेके 2025 तक के सारे पेपर्स देखे, पास्ट पेपर्स। तो उसमें जो है एक चीज़ जो है वो मुझे मतलब मैं आपको अपनी सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि मैं किस तरह प्रिडिक्ट कर लेता था कि ये चीज़ें आ सकती हैं। तो प्रेसी में अक्सर मसला होता है पेयर ऑफ वर्ड्स का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप जो है ना तो प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कितने पेयर ऑफ वर्ड्स याद कर पाएंगे। और ये इस तरह रॉट लर्निंग मुझे पसंद भी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि 2000 से लेके 2024 तक के सारे पेपर्स मैंने देख लिए। तो जब मैंने उस देख लिए तो वहां पे एक पैटर्न मुझे नजर आया कि यार हर साल जो है वो एग्जामिनर वो 3 अल्फाबेट्स को टारगेट करता है। तो 2025 का जब मैंने अपनी प्रोडिक्शंस लगाई तो मुझे 2 लेटर सामने आ गई, एक एस और एक टी। तो मैंने जो है एग्जाम से 3 दिन पहले बैठ के एस के जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं मैंने सारे याद किए। बजाय इसके कि मैं 4 ए से याद करूं, 3 बी से याद करूं, 4 सी से याद करूं और जो है 5 डी से याद करूं, मैंने एक ही पे बैट लगाया कि यार इस मर्तबा एस का नंबर है। तो मैंने एस के जो है वो सारे पेयर ऑफ वर्ड्स याद किए। और आई वॉज सरप्राइज कि जब मैंने पेपर देखा तो उसमें से 2 पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो एस से ही आए थे। तो वहां पे मुझे अंदाजा हुआ कि यार स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत मैटर करती है। तो इस तरह पास्ट पेपर से जो है वो तो खुली किताब। पास्ट पेपर से तो आप अपने सारे क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैंने पुश्तों के 2 क्वेश्चन अपने लिए प्रिडिक्ट किए थे और वो दोनों के दोनों बिल्कुल मिन वन आए थे। तो पास्ट पेपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा। अब आसान सी बात मैं आपको बताऊं, 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे, तो 8 क्वेश्चंस है, 12 पेपर है, 12 8 जो है 12, तो ये 12 8 से जितने आपके क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं और 12 पेपर हैं। तो इनको आप हटा लेंगे तो 2026 में नहीं आएंगे या 2027 में नहीं आएंगे। तो आप इसको जो है इसको सेकंड प्रायोरिटी दें और इसके साथ जो दूसरे क्वेश्चन है उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें। तो इस तरह आप अपनी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकेंगे और यही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी। तो मुझे पता चल जाता था कि यार इस मर्तबा जो है इस क्वेश्चन का नंबर है।
तो पे उसको जो है मैं एग्जाम के दिन वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करता था। और तकरीबन सारे पेपर्स में मुझे 3 या 2 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो मैंने पहले प्रिपेयर किए होते थे, और वही उसको वहाँ पे जो है ना मैं लिख देता था। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पास्ट पेपर से आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन चीज़ें आने वाली है, क्या क्वेश्चन आने हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजी कि आप बिल, अपना जो है वो अकल इस्तेमाल करके जो है वो अपने लिए खुद बिल्कुल काम सर, करें, बिल्कुल। है कि आप बिल्कुल दूसरों सर, को बिल्कुल। फॉलो करते रहें। आप आजकल तो सोशल मीडिया का बिल्कुल। दौर है, हर बंदा आपको जो है वो एक गुरु बनता हुआ नजर आता है। तो कोई कुछ कह बिल्कुल रहा सर। होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, वो सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्टिक होता है और कुछ भी नहीं होता। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो, आपको सब चीजें सामने खुद जवाब दे रही होती सर मैं आपको बताता हूँ कि पेयर ऑफ वर्ड्स पे लोग जो है ना अपने पहले दिन से रोजाना 3 3 4 4 घंटे जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स पे लगाते हैं कि आज के दिन मैंने 10 याद करने हैं, कल के दिन मैंने 20 याद करने हैं, परसों के दिन मैंने 30 याद करने हैं, और फिर उसको एक पूरे साल के लिए उसको दोहराते जाते हैं। तो इससे क्या फायदा? इससे तो कोई फायदा नहीं है। मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि मैं रॉट लर्निंग नहीं कर सकता। मैंने एस को पकड़ लिया और उसको जो है ना मैंने मेमोराइज कर लिया एग्जाम से 3 दिन पहले। और वो उसमें भी आ गया था, पेपर में भी आ गया, तो मैंने खुशी खुशी उसको पढ़ी। सो है। स्ट्रेटजीज जो है आप अपनाएं। बिल्कुल, एक क्वेश्चन आया अभी, वो भी पंजाब में पीएमएस हो रहा है, उससे रिलेटेड है बेसिकली। वो कह रहे हैं कि हमने जो पढ़ा कुछ भी पेपर में नहीं आया। तो जी जी। कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इसी तरह से ही होती है कि आपने चीज़ों को इम्प्रोवाइज ही करना होता है पेपर में जाके। और पीएमएस के पेपर्स में अभी तक जितने देख रहा हूँ उसमें वो सारा अप्लाइड नॉलेज पूछ रहा है, वो आपके ओपिनियन जी पूछता सर, है बिल्कुल। उसके बाद। बिल्कुल और सर। सी एस सर काफ़ी हद तक इसमें चला गया है। सी बिल्कुल। एस एस सर सी एस एस में भी अगर आप 2026 के पेपर्स देखें और 2025 के पेपर्स देखें, तो आई थिंक जो एक एक सीरियस एस्पिरेंट होगा उसको एक बात नजर आई होगी, और वो ये है कि अब हम जो एग्जामिनर है वो पॉलिसी मेकिंग की तरफ जा रहा है। अगर आप 2024 के पेपर्स देखें तो वो आपसे रिकमेंडेशंस मांग रहा है, आपसे पॉलिसी फ्रेमिंग मांग रहा है, वो आपसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर नॉलेज मांग रहा है। तो जाहिर सी बात अप्लाइड। है आप 2027 को अगर आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज की तरफ जाए। इस्लामिक स्टडीज में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। वो अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत वो इन चीज़ों से अब आगे चले गए हैं। वो अब आपकी इम्प्लीमेंटेशन चेक कर रहे हैं। 2026 को आप देखें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को उन्होंने जोड़ा है फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स ऑफ इस्लाम। तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं इस तरह। अगर आप 2025 के, अच्छा मैं, सर आपने इम्प्रोवाइजेशन ऑफ नॉलेज की बात की, अगर आप 2025 इस्लामिक स्टडीज का पेपर आप उठा लें तो उसमें क्वेश्चन दिया गया है क्लासिस्ट लाइफस्टाइल। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो उनसे परेशान थे कि पहले तो क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही थी कि क्लासिक लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो इसी में शायद उनको मिसअंडरस्टैंड कर गए। क्लासिक लाइफस्टाइल, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई अटेम्प्टेड। हालांकि मुझे मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इसका मतलब क्या है। वो तो नीचे जाके मैंने जब वो उर्दू का सेक्शन देखा तो उसमें मुझे पता चल गया कि ये तिब्बती मुआशरत की बात हो रही है। तो इस चीज़ पे मैंने ना तो पहले कुछ पढ़ा था, ना तो जो है मैंने इसको प्रिपेयर किया था, लेकिन ये एक अनसीन क्वेश्चन था। लेकिन जब मैंने अपनी जो बेसिक नॉलेज थी मैंने जब उस पर गौर किया, तो क्लासिक लाइफस्टाइल की अ, इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है। उसकी सबसे पहली एग्जांपल जो है वो आपकी खुतबा हिज्जतुल विदा, द लास्ट सर्मन। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर तो कोई फजीलत हासिल नहीं है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो आप हजरत सलमान फारसी की आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि डिस्पाइट वो पर्शियन था, लेकिन इथनिसिटी जो है वो बीच में नहीं आई, और उनको उनकी जो बैटल ऑफ ट्रेंचेस है वहां पर जो है उनके मशवरे को जो है फौकियत दी गई। इस तरह हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि एक अफ्रीकन रेस से उनका ताल्लुक था, तो वो भी एक अलग मुआशरा है, एक अलग क्लास है, उनसे ताल्लुक रखते थे, लेकिन स्टिल ही इज द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। तो ये वही बेसिक नॉलेज है, लेकिन मैंने उसको इसी की बुनियाद पर मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। हालांकि ये क्वेश्चन इसको बहुत से लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, लेकिन आपने क्या करना होता है कि आप क्वेश्चन को समझ लें और जो कुछ आपने पढ़ा है आप उसको उसके साथ रिलेट करते जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन मैंने कर लिया, और मैंने कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी है कि आपने अपनी बस नॉलेज को इम्प्रोवाइज करना होता है। इम्प्रोवाइज करना होता है, बिल्कुल। और जी किसी का क्वेश्चन आप वो पूछ रहे हैं कितने पेजेस का आंसर लिखा आपने? सर नॉर्मली मेरी स्ट्रेटजी इसमें थोड़ी सी डिफरेंट थी। अक्सर लोग कहते हैं कि आपने जो है चारों क्वेश्चंस के जो है एक जैसी लेंथ रखनी चाहिए,
मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल इसलिए नहीं था कि चारों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एक ही तरह से आते हो। तो अगर आपको ये आते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपको चारों क्वेश्चंस जो है उसमें सेम नॉलेज हो और सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से आप उसको अटेम्प्ट कर सके। मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी कि जो अच्छा क्वेश्चंस है, जो मुझे अच्छी तरह आते थे, मैं उस पे 8 पेजेस लिखूं या 9 पेजेस पे भी वो चला जाता था। और जो सबसे कम होता था, जो जिसपे मेरी नॉलेज लिमिटेड होती थी, तो वो 5 पेजेस तक जो है वो मैं उसको कंप्लीट कर देता था। 5 से कम आई थिंक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन नॉर्मली 6 से 8 जो है, दिस इज स्टैंडर्ड। 6 से 8 पेजेस जो है आसानी से आप किसी क्वेश्चन पे लिख सकते हैं, और ये काफ़ी भी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फलक ने यहाँ पे रेज किया है। ये हो सकता है कि क्वेश्चन आपने भी अपने आप से पूछा कि यार मैं सीसीएस की तैयारी करने लगा हूँ, कोई प्री रेक्विजिट है जिसको मैंने पूरा करना है या किया हो तो मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं सीसीएस की तैयारी शुरू करूँ, अदरवाइज मुझे ये लगेगा कि यार मैं तो टाइम ही वेस्ट किया, मैं तो इस काबिल ही नहीं सर प्री रिक्विजिट में सबसे सबसे पहले जो मैं ये समझता हूँ कि आपका माइंडसेट क्या है। कि अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मेरे ये चीज़ करनी है, तो फिर वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, मेरे बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद अभी तक आई वॉज क्लियर कि मैंने सीएसएस की तरफ ही जाना है। तो मैंने किसी और पोस्ट के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया, और ना ही मैं उसमें अपेयर हुआ हूँ। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप इंडल्ज हो जाते हो, बिजी हो जाते हो, तो फिर आपकी जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाती है। मेरे ख्याल में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीएसएस क्लियर करने के पीछे ये राज ये है कि आई वॉज ऑन सर्वाइवल मोड। जब तक आप सर्वाइवल मोड पे नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें कभी नहीं होंगी। आप अपने लिए टारगेट्स जो है वो रखें, और आप ये रखें कि मेरे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है। जब आपका ये माइंडसेट होगा कि मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है, तो फिर चीज़ें हो जाएंगी। अक्सर जो फेलियर वो यहाँ से अराइज होती है कि हमारे पास तो 3 अटेम्प्ट है। अगर पहले मैं टेस्टिंग के लिए दे दूंगा, और दूसरा में जो है मैं उसमें ऑप्शनल्स चेंज कर दूंगा, और तीसरे में फिर जो है मैं अपनी फुल फ्लेज तैयारी से आऊँगा। मैंने ये अपने लिए नहीं रखा था। मैंने कहा कि यार आपके पास बहुत ही कम टाइम है, और पहली अटेम्प्ट में इस चीज़ को कर लो। आप सरवाइव नहीं कर सकते दूसरे अटेम्प्ट और तीसरी अटेम्प्ट, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो दिस वाज हैपनिंग इन बैक ऑफ द माई माइंड, कि माइंड में यही चल रहा था कि पहली अटेम्प्ट में चीज़ को क्लियर करना है। और आई थिंक दिस वाज द माइंड सेट जो मुझे यहाँ तक ले आया। बेसिकली यू हैड बर्न्ड योर बोट्स, देयर वाज नो कमिंग बिल्कुल, बैक। बिल्कुल सर। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि इस तरह के जो पेपर्स हैं एनालिटिकल इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड जिसमें होती है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? क्योंकि हम आज टोटली आपके एक्सपीरियंस पे ही बच्चों को गाइड कर रहे हैं। सर एनालिटिकल या एनालिसिस जो है, आजकल के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो सारे ही एनालिसिस बेस्ड हैं। तो एनालिसिस के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखें। जो स्कॉलर्स हैं, जो डिफरेंट एरिया से या जो डिफरेंट जगहों से बिलोंग करते हैं, तो आप उनके पर्सपेक्टिव देखें कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो एनालिसिस तभी बनेगा जब आपके पास मुख्तलिफ लोगों की राय होगी। जो लर्नेड स्कॉलर्स होते हैं, जो डॉन में लिखते हैं या दूसरे जर्नल्स में लिखते हैं, तो वहीं से जो है आप उनके आर्गुमेंट्स को बोरो करके आप अपनी एनालिसिस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। और जब आप उनके आर्गुमेंट्स को बोरो करेंगे, तो फिर उसको जब आप अपने पाकिस्तान के साथ, अपने डोमेस्टिक इश्यूज के साथ या इंटरनेशनल इश्यूज के साथ जब आप उसको कनेक्ट करेंगे, और वहां पे जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहां से आपकी एनालिसिस बिल्ड होगी। तो आई थिंक दिस वाज माई स्ट्रेटेजी, कि आप डिफरेंट ओपिनियंस को कंसल्ट करें। एक और क्वेश्चन बड़ा आ रहा है कि क्या आपकी डेली रूटीन थी, कौन सा कोई ऐसा कोई तपस्या की जाती थी, योगा करते थे या डेली कितने कोई दर्जन बादाम खाते तो होंगे एटलीस्ट, तो डेली रूटीन क्या थी? सर मैं ये कहूँगा कि आपने अपने लिए इस जर्नी को आसान बनाना है। अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने लिए सुबह 4 बजे अलार्म जो है वो सेट कर लेते हैं कि मैंने 4 बजे उठना है। अब आप एक दिन 4 बजे स्टार्ट कर लेंगे, 2 दिन आप कर लेंगे, 3 दिन आप कर लेंगे,
एक साल के लिए आप रोजाना 4 बजे नहीं उठ सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने अपने आप से मैंने पूछा कि यार आप किस टाइम आसानी से उठते हो, किस टाइम आप आसानी से मेज पर या टेबल पर स्टडी के लिए बैठ सकते हो। तो मुझे पता चला कि यार मैं 12 बजे बैठ सकता हूँ। तो मैंने अपनी रूटीन जो है वो 11 बजे से सेट कर ली। मैं सुबह जो है 11 बजे तक सोता था, आराम से नमाज पढ़ के दोबारा सो के 11 बजे तक मैं आराम से सोता था। 11 बजे के बाद मैं नाश्ता करके 12 या 1 बजे मैं अपने टेबल पर अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेता था। तो मैंने अपने लिए जो स्टार्ट ऑफ द डे है वो आसान बनाई थी। तो मुझे कोई बोझ या बर्डन फील नहीं हो रहा था कि मैंने स्टडी करनी है, बल्कि ये मेरे लिए एक इंटरटेनमेंट थी, एक मज़ा मुझे आ रहा था। तो मैंने अपने लिए जर्नी जो है वो आसान बनाई। तो आप भी अपने लिए एक जर्नी को आसान बनाए। तो उसके अलावा जो है मैं अ, अपनी जो मुझे पता चला कि मैं नाइट तक जो है वो स्टडी कर सकता हूँ। तो 12 से लेके 4 बजे तक मैं एक स्लॉट रखता था। और 4 बजे के बाद मैं हमारी चूंकि मस्जिद भी है, तो असर से लेकर मगरिब तक हमारी जो है, हम मस्जिद में अपने नाना के साथ वहाँ पर बैठते थे, वहाँ से उनके साथ हाला हवाल और सारी जो है मुआशरे से जो है उनसे जो है गपशप हो जाती थी। और फिर तो वहाँ से एक फ्रेशनेस भी मिल जाती थी, माइंड फ्रेश हो जाता था। और मगरिब के बाद दोबारा जो है अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करते थे, और फिर 2 बजे तक, 2:30 बजे तक या 3 बजे तक भी कभी कभी, तो वहाँ तक जो है ये स्टडी का रूटीन वो चलता था। तो मेरे लिए पढ़ना जो है वो मुश्किल नहीं था, बल्कि मैंने चूंकि अपनी आदत के मुताबिक उसको डाल दिया था, तो मेरे लिए पढ़ना जो है वो आसान था। तो आई थिंक आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि पढ़ना, स्टडी करना आपके लिए बोझ ना हो। जब वो बोझ ना बने तो फिर आप आसानी से, आप 10 घंटे या 8 घंटे आप आसानी से पढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली आपने चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। कोई भी किसी, अब देखें ना, अपने लिए। इस दफ़ा ये कोई किसी भी साल का कोई टॉपर है, अगर वो अपनी कोई स्ट्रेटेजी शेयर करता है, बच्चे ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, जी जी, ये बिल्कुल जाने बगैर बिल्कुल कि वो उसमें फिट इन होते हैं कि नहीं होते। सो बिल्कुल आपने बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। आपको कोई नहीं बता सकता कि आपका टाइम टेबल ये आपको बनाना चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ, मोटी मोटी प्रिंसिपल्स हैं बिल्कुल कि आज आपने करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, दैट्स इट। बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी सर गुड। हम सर हम सर हमने भी जब स्टार्ट किया था तो हमें भी ये बताया गया था कि आपने सुबह 6 बजे उठना है, और 6 से लेके 9 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे, 6 से लेके 9 बजे तक आपने ऐसे पढ़ना है। और उस 9 बजे से 11 बजे तक आपने प्रेसी पढ़नी है, और 11 से 12 आपने डॉन पढ़ना है। तो मैंने उसको फॉलो नहीं किया। मैंने कहा यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा माइंडसेट ये नहीं है। मेरा माइंडसेट ये है, मैं लेट शुरू करता हूँ और मैं लेट सोता हूँ, तो लिहाजा मैं इसको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उस्मान ने मुझे एक प्राइवेट मैसेज किया है कि सर काइंडली आस्क अबाउट एसे स्ट्रेटेजी अंडर योर काइंड सुपरविजन, हाउ मेनी essays he attempted and evaluated from you, which essay he attempted in paper, outline और number of pages he wrote। ये भी जरा इनका एक मैथ क्लियर कर दें जरा मुझसे। अच्छा सर। सर ऐसे ऐसे जो है शेयर कर दें। जी जी जी, ऐसे सर हमें भी बहुत मतलब मिथ से जो है हमारा वास्ता, हमारा भी पड़ा। काफ़ी खौफ और हरास, और काफ़ी लोगों ने डराया ऐसे के बारे में। लेकिन आपसे जब राब्ता हुआ, आपसे कांटेक्ट हुआ, तो फिर मैंने ऐसे को अलग प्रिपेयर नहीं किया। आपने जो लेक्चर्स दिए हैं उसी को हमने नोट किया, वर्ड बाय वर्ड नोट किया। और जो नोट्स आपके लेक्चर से हमने बनाए थे, तो मैंने तो उसी नोट से जो है, या उसी टॉपिक पे जो है, मैंने अ, उसको प्रैक्टिस करके एक एस्से की शक्ल में उसको कन्वर्ट कर लिया। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपके टॉपिक्स के अलावा मैंने कोई दूसरा एस्से का टॉपिक मैंने ना तो प्रिपेयर किया है और ना ही अटेम्प्ट किया है। बात रह गई कि मैंने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया है, तो मैंने अटेम्प्ट किया था इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। और ये चूंकि आपने हमें बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट एसेस पे आपने बहुत ही काम किया था हमारे पास, हमारे साथ। और नॉलेज पे आपने तकरीबन 4-5 एसेस हमें जो है वो टीच किए थे। तो उन्हीं से बना के, और ऑप्शनल सब्जेक्ट से बना के, और डिफरेंट जगहों से नॉलेज गैदर करके ऐसे में डाल दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गई। इसके अलावा आउटलाइन जो है वो मेरी आउटलाइन काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। मैंने जो है पॉइंट्स में नहीं लिखा, बल्कि
सेंटेंस की फॉर्म में जो है मैंने आउटलाइन में पोर्ट्रे किया। तो वहां पर एग्जामिनर को पता चल जाता था कि इसने इस पैरा में ये बात करनी है। और अगर वहां पे कोई एविडेंस हो, केस इन पॉइंट हो या बुक रेफरेंस हो, तो वे वो भी मैं वहां पे लिख देता था और उसी सेंटेंस के नीचे आउटलाइन में। तीसरी स्टेटमेंट भी मैंने दी हुई थी। काफी क्लियर तीसरी स्टेटमेंट मैंने दी हुई थी। और अब तो 2026 में तो एफपीएससी ने क्राइटेरिया ही चेंज किया है कि आपने क्लियर स्टांस देना है, जरूरी है। 25 में 2025 में नहीं था, लेकिन 26 में आपने क्लियर स्टांस देना है। तो आई थिंक क्लियर स्टांस देना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लियर स्टांस आप नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि आप डार्क एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है कि टॉपिक है क्या। तो मेरे ख्याल में टॉपिक को अगर आप समझ चुके हैं और आप उस पे आपके पास कंटेंट है, तो आई थिंक तीस स्टेटमेंट आपको लिखनी चाहिए। सो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी। और तकरीबन मैंने कोई 13 पैराग्राफ्स मैंने लिखे थे पेपर में। अ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपने 25 या 25 या 20 पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी ऐसे पर आप 3 घंटों में आप पहले आउटलाइन बनाएं, और फिर पहले आप ब्रेनस्टॉर्म करें, फिर आप उसको जो है फिल्टर करें, फिर उसको आउटलाइन की शक्ल दें, और फिर उस पर 25 पैराग्राफ्स आप लिखें। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने पहले से स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैंने 10, 11 या 12 आर्गुमेंट्स बनाने हैं ऐसे पे, और एक इंट्रो और एक कंक्लूजन। और आउटलाइन जो है वहीं से मैंने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि दिस एसे इज गोइंग टू पास। तो आउटलाइन में जो है मैं एग्जामिनर को कन्विंस करने की मेरी कोशिश रही, और अल्हम्दुलिल्लाह इट फेल्ड। माशाल्लाह, फॉलोड रिगरसली। और एक और भी क्वेश्चन आ रहा है कि ये मॉक्स और इवैल्यूएशंस किस हद तक इम्पोर्टेंट हैं, यही वो उसका क्रक्स यही है जितने भी क्वेश्चंस बच्चे कर रहे हैं। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इवेल्युएशंस इतनी नहीं की थी। सिर्फ ऐसे की थी। और ऐसे की तकरीबन एक आपसे की थी। और इसके अलावा 2 या 3 मैंने और जगहों से की है। इसके अलावा करंट अफेयर, पाक अफेयर या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो मैंने किसी की भी इवेल्युएशंस नहीं की। ये की थी कि जो टॉपर्स के उनके जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो उनसे जो है मैं अपनी चीज़ें जो है वो सेल्फली इवेलुएट करता था। सेल्फ एवेल्युएशन काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा प्रेसी के लिए मैं चैट जीपीटी को यूज़ करता था। चैट जीपीटी को मैं पैराग्राफ जो है उसकी पिक्चर दे देता, और फिर अपनी पिक्चर दे देता। तो वहाँ से अपने टाइटल को चेक करता था, और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती थी या उनका जो फीडबैक होता था उसको फॉलो करके मैं जो है अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करता था। तो इससे इवेल्युएशन एज अ होल मैंने अ, वो इतनी ज़्यादा नहीं की, मोक्स भी नहीं दिए थे। और आई थिंक इट प्लेज अ लॉट रोल इसका है, मॉक्स और इवेल्युएशंस का। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन में लगी। और दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं पेशावर में था, तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो दैट इज़ वाई एवेल्युएशंस ज़्यादा नहीं की मैंने। एग्जैक्टली, इट इज अंडरस्टैंडेबल कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस होता है कि कुछ लोग डायरेक्टली भी लिख रहे होते हैं पेपर में जाके तो पास कर लेते हैं, क्योंकि उनका बेस नॉलेज और उनका वो स्ट्रक्चर ठीक होता है कि उनको पता होता है कि यार मैं इस फ्रेमवर्क में इसको ढाल लूंगा। अच्छा जी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस स्कोर तो भी नहीं है जी, डीएमसी अभी नहीं आई है एलोकेटेड वंस की। यूट्यूब चैनल्स। अच्छा जी, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि ये बता दें कि कैसे अच्छा, पता चलेगा हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे पता चला कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको रिजल्ट के दिन तक ही पता नहीं चलता कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। आप सिर्फ इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने आप को जो ऑलरेडी एलोकेटेड कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके आंसर्स या उनके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस आपके पास है, या उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके पास है, या वो जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह चलते हैं,
और जो जिन जिन जगहों पर मतलब पर्सनैलिटी आप असेस कर पाते हैं उनकी सोशल अपियरेंस से, तो उनके क्वेश्चन से, रिटन क्वेश्चन से आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, और वहीं से आपको अंदाजा आई थिंक पता चल जाता है कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई ग्रुप है, पीयर ग्रुप्स हैं, या और स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास, उनके साथ आपका रब्ता है, तो वहाँ से भी आप जो है अपने आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स अगर आप अपने पास रखें, तो जो ही आप प्रिपेयर करते जाए, आप पास्ट पेपर को भी देखिए कि यार मैं पास्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो जितनी आपकी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जहन में याद आ गई कि हम जब पेपर को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें आठों के आठों क्वेश्चंस आने चाहिए। हालांकि 8 के 8 क्वेश्चंस नहीं रिक्वायर्ड। 8 के 8 क्वेश्चंस ना तो किसी को आते हैं और ना ही पॉसिबल है। मेरी स्ट्रेटेजी होती थी कि अगर 3 क्वेश्चंस मुझे आते थे तो मतलब ठीक है, मैं पेपर आसानी से कर सकता हूँ। अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आपको 2 क्वेश्चंस भी सही से आ रहे हैं तो आई थिंक आप पेपर पास कर पाते हैं। 10-12 मार्क्स अगर आप उसमें ले लें, एमसीक्यूज में ले लें, और 2 क्वेश्चंस आप यहाँ से सही से कर लें, तो आई थिंक आपके पास होने के चांसेस हैं। तो इस तरह मैंने चीज़ों को प्लान किया कि मैंने 7 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाना, बल्कि जब मैं पास्ट पेपर को देखता था तो अक्सर इंसान डर जाता है कि यार मुझे तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, या मैं इसमें जो है या तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ये मुझे तो 6 नहीं आ रहे हैं। तो आप उन 6 की फिक्र ना करें, आप इस एक के साथ 2 क्वेश्चंस और कर ले। तो अगर 3 क्वेश्चंस भी आपके हो गए तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। आप आराम से जो है ना आप पास हो सकते हैं। तो इस तरह अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को आपने ईजी रखना होता है कि यार मैंने 7 क्वेश्चंस नहीं बल्कि मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो 3 मुझे ना ही आते हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, करने तो आपने 4 ही हैं। चलें जी, बस हम इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। कोई लास्ट अगर आप कोई टिप देना चाहें बच्चों को, वो आप शेयर कर सकते हैं। सर टिप यही दूंगा कि आप कॉन्फिडेंट रहें। सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो माइंडसेट प्ले करता है। आपकी लाख प्रिपरेशन हो, आपकी लाख जो है आपने एकेडमीज ज्वाइन की हो, आपने लाख इवेल्युएशंस की हो, जब तक आपने माइंड में रियलाइज न किया हो कि यार मैंने अभी इसको इसी इसी साल मैंने इसको क्लियर करना है, तो तब तक नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इसी सोच से आते हैं कि हम पहले साल जो है हम जो है बस वैसे ही हम ट्राई कर रहे हैं। डोंट कम फॉर ट्राइंग, कम टू कंकर इट। इसको आपने कंकर करना है, और आपने वो जिस तरह आपने बाकी की कश्तियां जला के आपने आना है, और आपने अपने जहन में ये रखना है कि मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, मेरे पास सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट नहीं है, मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। तो माइंड से अगर आपके पास है, तो आई थिंक दिस CSS एग्जाम इज वेरी इजी फॉर यू। और उसके बाद स्ट्रेटेजी, आई थिंक 50% बल्कि 60% में आप, मैं ये कहूंगा कि 60% वेटेज शुड बी गिवन टू स्ट्रेटेजी, और 40% आप नॉलेज को कर सकते हैं। मैं व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मेरी जर्नी में स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और माइंडसेट, इसने 60% प्ले किया है और नॉलेज ने 40% प्ले किया है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टिप आई कैन गिव टू ऑल एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच मूसा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर असाइनमेंट्स। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आपकी थैंक यू मदद सो कर। मच सर। Thank you so much. I'm really थैंक honored, sir. Thank you for the opportunity. Thank you so much. यू Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. गाइस।